जमीर बलोच साहब, ये क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स हमने पढ़ा है कि ये नहीं पढ़ा? हेलो, क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स पढ़ा है या नहीं? हेलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फीचर्स ऑफ सिविल राइट्स इन यूएसए कंप्लीट हो गया था आज। नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. The fundamental rights are classified into three categories: personal rights, rights relating to judicial process, and right to property. First of all, we shall describe the personal rights. In personal rights, the first right is freedom from slavery. Article 13 clearly says neither slavery nor involuntarily servitude except as a punishment for crime whereof the party shall have been duly convicted shall exist within the United States or any place subject to their equal jurisdiction. The clause need no explanation. ये बुक के अंदर आर्टिकल 13 है लिखा हुआ, लेकिन ये है अमेंडमेंट नंबर 13। तो अमेंडमेंट 13 के अंदर ये बताया गया है कि किसी भी किस्म की जो स्लेवरी है या किसी किस्म की गैर रजाकाराना तौर पर किसी बंदे को रिस्ट्रिक्ट करके रखना या कैद करके रखना, ये जो है ये मना किया गया है। इसकी एक एक्सेप्शन ये है कि उसको एज ए पनिशमेंट
आफ्टर कंडक्टिंग अ ट्रायल जो है उसको अगर पनिशमेंट दी गई कि उसको जेल में रखा जाए, इम्प्रिजनमेंट उसकी की जाए, तो उसको जेल में रखा जा सकता है। तो उसको जेल में रखा जा सकता है, लेकिन वैसे किसी बंदे को कैद करके नहीं रखा जा सकता और ना ही किसी को गुलाम बनाया जा सकता है, स्लेव नहीं बनाया जा सकता। तो नंबर 2 है पर्सनल राइट्स के अंदर इक्वल प्रोटेक्शन बाय लॉ। एवरी सिटीजन हैज बीन given equal protection and equality before law. No one can seek immunity on any ground whatsoever. In United States of America, all the citizens, irrespective of their status in society, are having uh, uh, official designations, are being an ordinary citizen. All citizens are equal in the eyes of law. So all citizens have equal protection by law. कोई जो citizen in United States of America, any citizen in United States of America cannot claim immunity, uh, या कह लें कि cannot seek any type of immunity in criminal cases. For example, if a person commit a crime and he cannot claim that I am I am the son of president, that's why I have immunity from criminal prosecution. तो अगर ये प्रेसिडेंट का बेटा भी है तो वो इम्यूनिटी जो है वो क्लेम नहीं कर सकता। तो सारे यूएसए के अंदर ऑल सिटीजन आर इक्वल और उनको लॉ की इक्वल प्रोटेक्शन हासिल है। वो लाइक इन आप कह लें कि जिन मुल्कों के अंदर बादशाहत होती है, किंगडम है, तो वहाँ पे जो है जो किंग है उसको इम्यूनिटी हासिल होती है फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस। तो इवन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है उसके खिलाफ भी अगर किसी किस्म के ये ट्रिजन वगैरह के चार्जेस होते हैं या हाई क्राइम्स के चार्जेस होते हैं, ही इज आल्सो ट्राइड इन सेनेट, और उसके बाद उसको अगर वो कन्विक्ट होता है तो वहां पे उसको पनिशमेंट अवार्ड की जाती है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये नंबर 3 जो है पर्सनल राइट ऑफ सिटीजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन दैट इज प्रोवाइडेड इन अमेंडमेंट नंबर 1 के उसमें ये चीज मेंशन है कि कांग्रेस शैल मेक नो लॉ respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof. It clearly indicates that in religious matters, all the citizens enjoy full freedom and they can abide by any faith, provided, of course, one does not interfere in the faith of other. तो जो कांग्रेस है आर्टिकल 1 के अंदर कांग्रेस जो है ये एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर एक ऐसा अदारा है जिसके पास लेजिस्लेशन की पावर्स हैं। तो जैसा कि आर्टिकल 1 के अंदर ये चीज प्रोवाइड की गई है कि ऑल लेजिस्लेटिव पावर्स आर वेस्टेड इन कांग्रेस। तो इस जो फ्रेज है इस सेंटेंस से ये चीज हमारे माइंड के अंदर ये आती है कि कांग्रेस के पास अनलिमिटेड लेजिस्लेशन की पावर्स हैं, लेकिन आर्टिकल 1 के अंदर ही आपने
जो एक टॉपिक था, पावर्स फॉरबिडन टू कांग्रेस। तो उसमें जो है ये नहीं है कि कांग्रेस जो मर्जी कवानीन बना ले। तो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने कांग्रेस के ऊपर कुछ जो लिमिटेशंस लगाई हैं, उनमें ये भी एक लिमिटेशन है कि कांग्रेस कैन नॉट पास एनी लॉ रिस्पेक्टिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ religion are prohibiting the free exercise thereof। यानी कांग्रेस ऐसा लॉ नहीं बना सकती कि जिसमें कांग्रेस ये डिक्लेयर कर दे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ऑफिशियल रिलीजन क्रिश्चियनिटी होगा या जुडिज्म होगा या किसी भी मज़हब को वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ऑफिशियल मज़हब डिक्लेयर नहीं कर सकती बाई मेकिंग लॉ। और उसके बाद कांग्रेस कैन नॉट आल्सो प्रोहिबिट the citizens of United States of America from their right to freely exercise their religion of their own choice। यानी अपनी मर्जी का वो मजहब जो है उसको दे कैन अडॉप्ट religion of their own choice and they can exercise the practices of that religion which they have adopted, and the Congress cannot make law to prohibit the citizens from exercising their religion of own choice। अपनी मर्जी के मजहब जो है सिटीजन जो है वो अख्तियार कर सकते हैं और उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। मजहबी जो उनकी अकदार है, मजहब के जो उनके जो जिस मजहब को उन्होंने इख्तियार किया है उस मजहब के जो कवानीन हैं उसको वो फ्रीली एक्सरसाइज कर सकते हैं विद इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एंड कांग्रेस जो है कैन नॉट मेक एनी लॉ टू प्रोहिबिट देम फ्रॉम फ्रीली एक्सरसाइजिंग द रिलीजन ऑफ देयर ओन चॉइस। तो ये भी जो एक फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है ये एक पर्सनल राइट है हर सिटीजन का इन यूएसए। और यही राइट जो है ये पाकिस्तान के अंदर भी प्रोवाइड किया गया है सिटीजन्स को। तो ये जो एक्सप्रेशन है अमेंडमेंट नंबर 1 के अंदर, उसमें ये चीज क्लियरली मेंशन की गई है दैट इन रिलीजियस मैटर्स all citizens enjoy full freedom and they can abide by any faith provided of course one does not interfere in the faith of other। अब इसमें ये चीज जो है इंडिकेट कर दी गई है कि जितने सिटीजन जो हैं ऑल सिटीजन इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका enjoy full freedom of religion and they can abide by any faith provided। किसी भी मजहब को वो अख्तियार कर सकते हैं, उनको फुल फ्रीडम है। और जो गवर्नमेंट जो है उसको भी रोक दिया गया है कि आपने लोगों का जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन का राइट है इसके अंदर इंटरफेयर नहीं करना। और साथ ही साथ जो अदर सिटीजन्स ऑफ यूएसए हैं उन यानी उनको भी रोक दिया गया है कि नो वन कैन इंटरफेयर इन दी फेथ ऑफ अदर। यानी किसी के अकीदे में आप जो है मुदाखलत नहीं कर सकते। किसी को आप रोक के ये नहीं कर सकते कह सकते कि भाई आपने चेहरे पे जो है ये दाढ़ी क्यों रखी हुई है। ना ही वहां पे कोई किसी को रोक के ये कह सकता है कि आपने ये स्कार्फ क्यों पहना हुआ है। और ना ही ये किसी को रोक के ये कह सकता है कि आप मस्जिद में नमाज पढ़ने क्यों जा रहे हैं। और वाइस वर्सा मुसलमान जो हैं वो भी किसी क्रिश्चियन को रोक के ये नहीं कह सकते कि भाई आप जो है चर्च में क्यों जा रहे हैं, आप हमारे साथ मस्जिद में हैं। तो हर बंदा जो है वहाँ पे हर सिटीजन यूएसए के अंदर उसको अपनी मर्जी का मजहब जो है वो उसको अख्तियार करने
और उसके ऊपर अमल मजहबी अक़दार जो हैं, मजहबी अहकामात पर, रिलीजियस मैटर्स जो हैं उन पर अमल करने की फुल फ्रीडम है। तो ना ही उसके अंदर गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है, ना ही कोई दूसरा जो सिटीजन है वो भी उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। नंबर 4 पर्सनल राइट्स के अंदर है फ्रीडम ऑफ स्पीच टू फॉर्म एन एसोसिएशन ऑफ प्रेस एंड प्रेयर दैट इज आल्सो प्रोवाइडेड इन अमेंडमेंट नंबर 1. All these freedoms are granted to the citizens, but these rights are not absolute and subject to security of state and social welfare. It is only in this context. Sedition Act 1978, the Spionage Act 1971, Alien Registration Act 1940, etc. can be justified. तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर अमेंडमेंट नंबर 1 में सिटीजन ऑफ यूएसए sorry, the amendment number 1 granted the right of freedom of speech and press and association to the citizens of United States of America. According to the author, these rights these freedoms are not absolute. They are subject to security of state and social welfare, or you can say the uh, subject to not to create social disorder in society. तो जो लिमिटेशंस लगाई गई हैं, इसी वजह से जो है, इसी कंटेक्स्ट के अंदर जो है, जो सेडिशन एक्ट 1978, स्पाइनेज एक्ट 1971 और एलियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1940, ये 3 जो कवानीन हैं, ये जो पास किए गए थे, इनके अंदर फंडामेंटल राइट्स में से जो आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, ये जो 3 राइट्स, जो पर्सनल राइट्स विच आर प्रोवाइडेड इन अमेंडमेंट नंबर 1 वर लिमिटेड। तो ये जो इसके ऊपर कंडीशन लगाई गई है कि दीज राइट्स कैन बी एक्सरसाइज्ड सब्जेक्ट टू सिक्योरिटी ऑफ स्टेट एंड सोशल वेलफेयर, ये जो 2 एक्सेप्शन इसके ऊपर लगाई गई हैं, इन्हीं की बुनियाद पे ये जो 3 कवानीन पास किए गए, 3 एक्ट पास किए गए, तो उनको जस्टिफाई किया जा सकता है। इसकी मिसाल मैंने आपको आज एक सुबह अभी एक एग्जांपल मैंने आपको दी थी, और उसी तरह तो freedom of speech does not mean that you carry a mic and start speaking against the state in assembly, or you carry your mic and start delivering a speech against the security of state, or you start speaking against other citizens and damaging their dignity and self respect. तो आपका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट है, और फ्रीडम ऑफ प्रेस, जो आपका अगर कलम चल रहा है, पेन चल रहा है, या आप टीवी पे आके बैठ के एज ए एंकर पर्सन, और जो है आप क्रिटिक हैं, तज्जिया नगार हैं, तो इट डज नॉट मीन कि अगर आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ प्रेस, या आप अगर अखबार में लिखते हैं तो आप जो मर्जी लिखी जाए, जो मर्जी बोली जाए, ये नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो तो जो ऐसे मुआशरे जो हैं वो नहीं चल सकते, क्योंकि हर मुआशरे की कुछ ना कुछ, कोई ना कोई अखलाकी अक़दार होती हैं, जिनका पास करना, जिनको फॉलो करना ये ज़रूरी होता है। बीइंग ए मुस्लिम, हमें इस चीज़ से रोका गया है कि हम जो है लोगों की इज्जतें ना उछालें, और हमें ये भी हुक्म है कि अगर हम किसी को कोई गुनाह करते हुए देखते हैं तन्हाई में, तो हमें चाहिए कि हम उस पर पर्दा डालें। लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि अमर बिल मारूफ
नहीं अनिल मुनकर का भी कंसेप्ट दिया गया है कि अगर कोई बंदा ओपन बुराई करता है तो उसको आप जो है जुबान से भी रोकेंगे और हाथ से भी रोकेंगे। अगर अ, अ, आपके सामने ओपनली कोई गुनाह किया जा रहा है तो आप उसको रोक सकते हैं। अगर आप लोग नहीं रोकेंगे तो उससे क्या होगा, सोसाइटी के अंदर बिगाड़ ज्यादा पैदा हो जाएगा। तो आप कम अज कम जो है जुबान से तो रोक सकते हैं। तो फिर आपके पास अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो राइट है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो मुल्क जो है, कंट्री जो है, स्टेट जो है, रियासत, इसके खिलाफ बात करना शुरू कर दें, इसके खिलाफ लिखना शुरू कर दें, या इसके खिलाफ टीवी पे आके बात करना शुरू कर दें। और ना ही आप लोगों की जो डिग्निटी है उसको डैमेज करेंगे, ना ही लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट जो है उसको डैमेज करेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो लड़ाई पैदा होगी, सोशल डिसऑर्डर क्रिएट होगा। तो आपकी एक बात करने की वजह से हो सकता है बहुत सारे लोगों की जानें चली जाएं। तो इसलिए जो स्टेट है या रियासत है या फ्रेमवर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है इन यूएसए और इन एनी अदर कंट्री, वो इसके ऊपर आपका जो राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच का, उसके ऊपर लिमिटेशन लगा दी गई है कि आपका ये राइट सब्जेक्ट टू सिक्योरिटी ऑफ स्टेट एंड सोशल वेलफेयर। राइट टू कीप, ये फिफ्थ राइट जो है पर्सनल राइट, राइट टू कीप एंड बियर आर्म्स, एवरी सिटीजन enjoy this right so long as he is not a danger to the society, state or social welfare. It indicates that it is not an absolute right and is subject to certain conditions. तो ये जो अ, ये राइट जो है, राइट टू बियर आर्म्स, दैट इज प्रोवाइडेड इन अमेंडमेंट नंबर 2, जिसमें ये बताया गया है कि अ वेल रेगुलेटेड मलेशिया बीइंग नेसेसरी टू द सिक्योरिटी ऑफ अ फ्री स्टेट, द राइट ऑफ द पीपल टू कीप एंड बियर आर्म्स शैल नॉट बी इन्फ्रिंज्ड। तो ये तो अमेंडमेंट नंबर 2 के अंदर प्रोवाइड कर दिया गया है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द ऑथर, to keep and bear arms, that right is not also an absolute right. That is also subject to, um, as long as you are not danger to the society, you are not danger to the state, and you are not danger to the social welfare. If you are having a gun and you are danger to the state, your gun shall be snatched by the state officials. या कह लें कि uh, um, the possession of that gun shall be removed by the state officials if your gun in your hand is a danger to the society, to the state and social welfare. आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट नंबर 2 के अंदर आपको ये राइट दे दिया गया है कि आप हथियार जो है वेपन रख सकते हैं, ये आपका एक राइट है, पर्सनल राइट है, दैट इज प्रोवाइडेड इन अमेंडमेंट नंबर 2। तो आप फिर ये नहीं कह सकते कि जी मेरे पास ये जो राइट है, मेरा पर्सनल राइट जो है कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट नंबर 2 के अंदर प्रोवाइड किया गया है, तो इट मीन्स कि मैं गन ले लूँ और जिसकी मर्जी जाके जान ले लूँ, ये नहीं हो सकता। तो आप अगर न्यूज़ देखते हैं तो उसमें आपको ये चीज़ एक हफ्ते के अंदर या 15 दिन के बाद आप देखते हैं या महीने के बाद कि एक लड़का या एक बंदा किसी स्कूल के अंदर दाखिल हुआ और उसने फायरिंग की, 10 स्टूडेंट मर गए, 15 मर गए। या फिर एक मस्जिद में दाखिल हुआ और इतने नमाजी जो है वो उनके ऊपर फायरिंग की और वो मर गए या शहीद। तो आप जो है, अगर आपके पास ये राइट प्रोवाइड कर दिया गया है सिटीजन ऑफ यूएसए को कि आप गन रख सकते हैं, तो वो एब्सोल्यूट राइट नहीं है। तो वो गन आपसे वापस ली जा सकती है। एज लॉन्ग एज यू आर अ पीसफुल सिटीजन, यू कैन कीप
and bear arms. But if you are a danger to the society, danger to the state, or danger to the social welfare, uh, that gun shall be removed from your possession. सिक्स्थ राइट जो है प्रोवाइड किया गया है, राइट अगेंस्ट अनरीजनेबल सर्च एंड सीजर्स. पीपल आर इम्यून फ्रॉम अनरीजनेबल searches and seizures. If there are sufficient reasons for searches and seizures, then along such things can happen, but there must be warrant from a competent authority. Seizures and searches can take place under very special circumstances. That is, if someone is suspected of serious offense or someone is carrying on activities prejudicial to state security. तो आप जो सिटीजन ऑफ बीइंग सिटीजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, they have right not to be stopped and unreasonably searched by the police officials. तो पुलिस जो है आपको अनरीजनेबल तरीके से बिला वजह आपको रास्ते में रोक के, जिसको कहते हैं स्टॉप एंड सर्च, जो यूके के अंदर पुलिस के पास ये राइट जो है वो है, लेकिन यूएसए के अंदर जो है उन्होंने इसके ऊपर लिमिटेशन लगा दी है कि स्टॉप एंड सर्च का राइट जो, या कह लें कि पावर है पुलिस के पास, दैट इज नॉट एब्सोल्यूट, दैट मस्ट बी रीजनेबल. तो अनरीजनेबल आपको आपकी तलाशी नहीं ली जाएगी रास्ते में रोक के, और ना ही आपके घरों की जो दीवारें फैलान के आपके घरों में दाखिल होकर आपकी घरों की तलाशी ली जाएगी, और ना ही आपके पास जो आपकी जो अगर आपकी फिजिकल तलाशी ली जा रही है, सर्च की जा रही है, तो आपकी जो फॉर एग्जांपल आपकी जो ट्राउजर है उसकी पॉकेट से या आपकी शर्ट की पॉकेट से कोई चीज़ पुलिस ने बरामद की है, तो उसको अनरीजनेबली वो सीज नहीं कर सकते. अगर उन्होंने आपके घर की तलाशी ली है तो वहाँ से जो अनरीजनेबल या अनलॉफुली आपकी कोई चीज़ जो है उसको सीज नहीं कर सकते अनलेस दे हैव वारंट ऑफ सर्च एंड सीजर. तो उन्होंने अगर आपके तलाशी लेनी है, आपके घर की तलाशी लेनी है, दे मस्ट हैव a warrant of search and seizure from a competent authority. Seizures and searches can take place under very special circumstances. यानी ये searches and seizures जो हैं ये very special circumstances में ही carry out की जा सकती हैं by police officials. तो वो क्या है कि if someone is suspected of serious offense or someone is carrying on activities prejudicial to the state security, अगर किसी बंदे के खिलाफ ये शक है कि इसके पास जो उसके ऊपर शक है कि ये प्लानिंग कर रहा है, ये इक्विपमेंट इकट्ठा कर रहा है किसी सीरियस ऑफेंस के लिए या किसी को कत्ल करने के लिए या कोई टेररिस्ट एक्टिविटी या टेररिस्ट अटैक के लिए, तो उसको पुलिस रोकेगी भी. ये स्पेशल सर्कमस्टांस है और पुलिस कैन स्टॉप एंड सर्च and seize his property if he is suspected of a serious crime. और उसके बाद जो है अगर वो उसकी एक्टिविटीज जो हैं वो स्टेट सिक्योरिटी के खिलाफ हैं, तो देन उस बंदे को, उस सिटीजन को, उसको रोका भी जा सकता है, उसकी घर की भी तलाशी ली जा सकती है, उसकी फिजिकल सर्च भी की जा सकती है और उसकी प्रॉपर्टी जो है उसको सीज भी किया जा सकता है अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस. Those special circumstances are if he is suspected of serious crime or he is involved in prejudicial activities against state security. ये था सिक्स्थ पर्सनल राइट ऑफ सिटीजन ऑफ यूएसए. Seventh one is rights against usurpation
of rights and ex post facto laws. The Constitution of the USA provides protection against the tyranny of the Congress laws. According to the Constitution, Bill of Attainder law and ex post facto law cannot be enacted by the Congress. The Supreme Court in the case Chalder versus Bull has held that ex post facto laws can be enacted in civil matters but not in criminal matters. So, what is a bill of attainder? Bill of attainder is a law in which the state is empowered to punish the people without trial. That is called a bill of attainder. And what is ex post facto law? Ex post facto law is a law in which the state can punish the people for those acts which were committed uh, at that time when that act was not a crime. यानी जो बिल ऑफ अटेंडर है वो भी पास नहीं कर सकती कांग्रेस, जो जिसमें ये पावर दे दी जाती है गवर्नमेंट को कि आप लोगों को बगैर ट्रायल के पनिश कर सकते हैं. दैट इज अ पर्सनल राइट ऑफ सिटीजन ऑफ यूएसए के गवर्नमेंट जो है या स्टेट लेजिस्लेचर या नेशनल जो कांग्रेस जो है वो ऐसा लॉ नहीं पास करेगी, बिल ऑफ अटेंडर पास नहीं करेगी. ये पर्सनल राइट है यूएसए के सिटीजन का. तो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ भी पास नहीं करेगी. एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ क्या है? वो ये है कि अगर आपने एक एक्शन किया है तो आज की डेट में लॉ ऑफ द लैंड जो है पूरे यूएसए के अंदर जितने कवानीन हैं उनके अंदर आज आपने जो एक एक्ट कमिट कर रहे हैं अगर वो जुर्म नहीं है, क्राइम नहीं है, तो आपको कल जो है 5 अगस्त को आपको जो है कांग्रेस ऐसा कानून बना के आपको पनिश नहीं कर सकती कि आपने जी 4 तारीख को जो एक्ट जो कमिट किया था तो उसके लिए आपको हम पनिश करने के लिए कानून बना रहे हैं. तो 4 तारीख को तो वो एक्ट जो है वो क्राइम नहीं था. अगर वही एक्ट जो है 5 तारीख को कानून बन गया और 5 तारीख को वही एक्ट क्राइम बन गया तो वो तो एक्ट आपने 4 तारीख को किया था, लेकिन 4 तारीख को जो आपने एक्ट किया उस वक्त वो क्राइम नहीं था. तो आपको अगले दिन जो कानून बना जिसमें उसको क्राइम डिक्लेयर कर दिया गया है, आपको उस काम के लिए पनिश नहीं किया जा सकता. दैट इज कॉल्ड एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज. दैट इज personal right of citizens of United States of America that that the government of USA or Congress cannot pass the bill of attainder and the ex post facto laws. तो कांग्रेस की जो टायरनी है, कांग्रेस के पास जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, तो उन कांग्रेस को अपने डोमेन से बाहर जाने से, अपने इख्तियारात से तजावुज़ करने से रोकने के लिए ये रिस्ट्रिक्शंस जो लगाई गई हैं बाय द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये लगाई गई हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल राइट्स ऑफ सिटीजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स. नंबर 8 जो है पर्सनल राइट, दैट इज right in relation to the charge of treason. The American Constitution has defined treason in specific words: any movement against the nation to give help to enemies or to partake uh, with them shall be deemed as treason. A person shall be convicted for treason if 2 witnesses give testimony in a testimony or the accused accept it in an open court, or no other offense shall be treated as treason. तो treason जो है, गद्दारी जो है, उसकी डेफिनेशन दे दी गई है इसके अंदर. व्हाट इज अ treason?
the American Constitution has defined TN in specific words. Any movement against nation, जो वो specific words जो हैं वो क्या हैं? Any movement against nation to give help to enemies or to partake with them shall be deemed as TN. ये जो तीन चीजें जो हैं, three ingredients are provided in the Constitution of USA of ट्रिगनेबल एक्ट। तो इसके अलावा कोई भी एक्शन जो है उसको ट्रिगनेबल एक्ट नहीं कहा जाएगा और किसी दूसरे एक्ट को ट्रिगनेबल एक्ट में ला के उस बंदे को ट्रिगन पे सजा नहीं दी जा सकती। ये जो तीन जो डेफिनेशन के अंदर थ्री इंग्रेडिएंट्स हैं, अगर थ्री इंग्रेडिएंट्स के अलावा किसी सिटीजन ने कोई भी काम किया है तो उसको ट्रिगन की पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। तो ट्रिगर की पनिशमेंट के लिए भी उन्होंने जो एविडेंस है उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्टैंडर्ड जो है वो फिक्स कर दिया गया है, दैट इज के अ पर्सन शैल बी convicted for treason if two persons testifies in open court that um, open court or the accused accepted in an open court। यानी अगर दो बंदे ओपन कोर्ट के अंदर आके ये चीज उसकी गवाही दें कि मिस्टर ए जो है फॉर एग्जांपल इसने हमारे सामने ये ट्रिगनेबल एक्ट किया है, या मिस्टर ए जिसके खिलाफ एक्विजिशन है कि इसने ट्रिगनेबल एक्ट किया है, तो वो ओपन कोर्ट के अंदर आके कन्फेस कर ले। इन दो सूरतों में उसको गद्दारी ट्रिगन के क्राइम में उसको पनिश किया जा सकता है, इसके अलावा उसको पनिशमेंट नहीं दी जा सकती इन एनी ट्रिगनेबल एक्ट, दैट इज अ पर्सनल राइट ऑफ सिटीजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये आज हमारा जो पर्सनल राइट्स क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स के अंदर जो पर्सनल राइट्स जो है, आई ट्राई टू explain personal rights of citizens of United States of America. If you have any question regarding the personal rights of citizens of USA, you can ask me by unmuting your mic. Any question? If you have any question, you can unmute yourself and can ask me question from the topic personal rights.